आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले देखते हैं खबरों का मेन्यू। बिहार चुनाव में भी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन मुद्दों के लिए हर रोज पत्ते फेंटे जा रहे हैं। आज तिलक और टोपी भी मुद्दा बन गई। तेजस्वी एक मंदिर गए, वहां तिलक लगाया, लेकिन वहीं से इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो उनके सिर पर टोपी नजर आई और तिलक गायब हो गया। इस पर क्या खूब बखेड़ा खड़ा हुआ है बिहार की सियासत में, बताने वाले हैं। वहीं नीतीश कुमार ने आज बोलकर नहीं बल्कि सड़क पर चलकर बता दिया कि वो फिट भी हैं और हिट भी हैं। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आरजेडी ने आज नीतीश को खलनायक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। तो नीतीश भी पटना की सड़कों पर फिटनेस दिखाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद बात नागपुर हिंसा की होगी। 17 मार्च की हिंसा के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज पहली बार नागपुर पहुंचे और वहां यूपी का योगी मॉडल भी पेश कर दिया। साफ कहा कि जिन लोगों ने दंगा किया था, आग लगाई थी, वसूली भी उन्हीं से की जाएगी और बुलडोजर भी चलेगा। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी 10 साल में पहली बार संघ हेडक्वार्टर जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने खबर कंफर्म कर दी है। बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है, क्या इस मुलाकात के बाद ही मिलेगा। वहीं संघ ने आज साफ कर दिया कि बीजेपी से उसकी कोई दूरी नहीं है। पर्दे के पीछे की क्या है खबर, बताने वाले हैं। और फिर बात होगी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की। मुस्कान के पति की हत्या के बाद दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरठ की जेल में बंद हैं, लेकिन नशे की लत ऐसी है कि जेल के अंदर भी दोनों नशा मांग रहे हैं। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की। सबसे पहले लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में बीते 24 घंटे से टीका और टोपी पर सियासत लगातार जारी है। सियासी टकराव हो रहा है। जो तेजस्वी यादव राष्ट्रगान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे, वो अब खुद टीका पोंछकर टोपी पहनने के मुद्दे पर घिर गए हैं। क्या तेजस्वी यादव ने सचमुच इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए अपने माथे से तिलक मिटाकर जालीदार टोपी पहन ली? इस आरोप का सच क्या है, आज सबसे पहले इस विवाद से खबरों की करते हैं शुरुआत। दोनों तस्वीरें तेजस्वी यादव की है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक में माथे पर टीका है, दूसरे में जालीदार टोपी, जिस पर बिहार की राजनीति में टकराव चरम पर है। दोनों ही तस्वीरें मिथिलांचल के दरभंगा जिले की है। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, जिस पर अब जबरदस्त दंगल छिड़ा हुआ है। दुखद, घोर आपत्तिजनक। तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए कि वो खुद मन से गए थे या किसी के दबाव में गए थे। 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं। बिहार की राजनीति का सबसे नया अध्याय टीका और टोपी पर टकराव। ऐसा क्यों है, इसे जरा विस्तार से समझें। तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा गए थे। सबसे पहले जाले विधानसभा क्षेत्र के अहिल्या स्थान पहुंचे। यहाँ पुजारियों ने उन्हें पूजा कराई। यहाँ तेजस्वी के माथे पर लाल टीका दिखा। पूजा पाठ खत्म हुआ तो तेजस्वी दल बल के साथ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुम्हरौली पहुँचे, जहाँ इफ्तार पार्टी रखी गई थी और यहाँ वो सफेद जालीदार टोपी में नजर आए। इस ओकेजन पे ये नारा लगाना ठीक नहीं लगता है। तेजस्वी इफ्तार पार्टी में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ उन पर विरोधियों की नजरें भी गड़ी हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू की नजर सीधे तेजस्वी के सिर और माथे पर गई। सिर पर जालीदार टोपी तो थी, लेकिन कुछ देर पहले ही माथे पर जो लंबा तिलक था वो नदारत दिखा। बस फिर क्या था, तिलक और टोपी की सियासत शुरू हो गई। अब बीजेपी जेडीयू भी आरोप लगा रही है कि मंदिर से निकलते ही इफ्तार पार्टी में पहुंचते ही तेजस्वी ने तिलक मिटाकर टोपी पहन ली। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप दरभंगा में पूजा करने जाते हैं और टीका भी लगाते हैं,
लेकिन वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर आप इफ्तार में जब शामिल होने जाते हैं तो आपके माथे से टीका गायब होता है और टोपी लगा लेते हैं। आप तो ठहरे वोट के सौदागर। आप 2025 के चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। बीजेपी जेडीयू को आपत्ति ये थी कि टोपी पहनने से कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन उसके लिए टीका मिटाने की क्या जरूरत थी। सवाल उठे तो आरजेडी ने भी पलटकर जवाब दिया। आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो इस बार 2025 के चुनाव में जनता आप लोगों का आंख की रोशनी ठीक कर देगी। हिंदू धर्म का ठेका आप लोगों के हाथ में नहीं है। ऋषि मिश्रा जाले के पूर्व विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब आरजेडी में हैं। उन्हीं के न्योते पर तेजस्वी इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। टीके और टोपी वाली तकरार इसलिए क्योंकि चुनावी साल है। आरजेडी मानकर चलती है कि बिहार के मुस्लिम वोट बैंक का पहला प्यार वही है। ऐसा ही दावा बिहार के हिंदू वोट बैंक को लेकर बीजेपी भी करती है। टीके और टोपी की बहस इसी वोटर पर फोकस है। इसका एक ट्रेलर कुछ दिन पहले ही दिखा था। 4 मार्च को भी तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा में तिलक और टोपी वाली नोकझोंक हुई थी। आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। और तिलक टोपी वाली ये तकरार यहीं रुक जाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी पटना में खुद लालू तेजस्वी की ओर से भी इफ्तार पार्टी होनी है। तिलक टोपी की तकरार के कुछ रंग नीतीश की इफ्तार पार्टी में भी नजर आ सकते हैं। टीका टोपी विवाद को आप राष्ट्रगान के विवाद का काउंटर भी मान सकते हैं। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आरजेडी ने आज भी नीतीश कुमार को घेरा, उन्हें खलनायक तक साबित करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने भी आज इसका बिना कुछ बोले जवाब दिया। नीतीश पटना की सड़कों पर अफसरों के साथ कई काम देखने के लिए चल पड़े, बिना बोले फिटनेस भी अपनी दिखाते चले। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। तस्वीर पटना की है। विरोध प्रदर्शन महागठबंधन का है। मुद्दा नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के आरोप का है। ऐसे में सदन से सड़क तक आरजेडी की अगुवाई में विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। इसके केंद्र में ये वायरल वीडियो है जिसमें राष्ट्रगान हो रहा है। मंच पर नीतीश कुमार खड़े हैं, उनकी बाईं तरफ मंत्री विजय चौधरी हैं और दाहिनी तरफ प्रधान सचिव रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक कुमार हैं। राष्ट्रगान की धुन पर खुद नीतीश भी गुनगुना रहे हैं। तभी वीडियो के 18वें सेकंड के करीब वो अपने प्रधान सचिव को हाथ से टोकते दिखे, कुछ कहते दिखे। इस पर दीपक कुमार इशारों में मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान पर ध्यान देने की बात कहते नजर आए, लेकिन हंसते मुस्कुराते नीतीश अपनी धुन में मगन रहे। वीडियो के 25वें सेकंड में नीतीश ने मंच के सामने खड़े किसी को देखकर हाथ भी जोड़े। इस पर दीपक कुमार ने उन्हें फिर रोका। ऐसे में नीतीश एक बार फिर राष्ट्रगान गुनगुनाने लगे और खुद दीपक कुमार ने सावधान की मुद्रा छोड़ अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। इस वीडियो पर बिहार की राजनीति गर्म है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए नीतीश को अनफिट बताकर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र जो है दे देना चाहिए। कोई भी अगर इस वीडियो को अगर देखे तो सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सेहत को लेकर के चिंतित है, जबकि सत्ता पक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी ही नहीं, पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी विपक्ष के आरोप को फिजूल बता रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 वर्ष तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान, संभव ही नहीं है।
राष्ट्रगान के कथित अपमान के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू है। ये तस्वीर पटना में राबड़ी आवास के बाहर की है, जहां आरजेडी की एक महिला नेता के नाम से ये पोस्टर लगाया गया। इसमें नीतीश को खलनायक बताया गया। उन पर महिलाओं, महात्मा गांधी और राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगाए गए। इसके जवाब में जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया और नीतीश को खलनायक नहीं बल्कि महानायक बताया। नीतीश कुमार जी खलनायक नहीं महानायक हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के पिछले 78 वर्षों में जो राष्ट्रवाद की जड़ों को सींचने का काम करे, महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवादी विचारकों के उसूल, उनको अपने फैसलों से जमीन पर लागू करने वाले राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है। बीजेपी ने भी नीतीश को पूरी तरह से सेहतमंद करार दिया और विपक्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उम्र याद दिलाई। आरजेडी को अमेरिका ट्रंप साहब के पास मैं भिजवा देता हूं, तब उम्र का तकाजा उनको मालूम है। बेरोजगार आरजेडी, बेरोजगार प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं है, मुंह में लार टपकता रहता है सत्ता के लिए। और अब उस विवाद पर आते हैं जो थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब और सालार मसूद से उठे विवाद में अब राणा सांगा की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बाबर को राणा सांगा से जोड़कर एक ऐसा बयान दे दिया कि एक बार फिर से मान अपमान की जंग छिड़ गई है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। पहले मुगल बादशाह औरंगजेब, फिर गजनवी का सेना नायक सालार मसूद और अब राजपूत राजा राणा सांगा। इतिहास के नायकों और खलनायकों को लेकर छिड़ी बहस में राजपूत राजा की एंट्री करवाने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा पर संसद में एक विवादित बयान देकर नया पखेड़ा खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में भाषण के दौरान अखिलेश के सांसद बाबर और राणा सांगा को चर्चा में ले आए। फिर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार और मुगल इतिहास का विरोध करने वालों के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो गया है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा पर सांसद रामजीलाल सुमन की इस टिप्पणी को बीजेपी समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और राजपूतों ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए सीधे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रही है। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा ने विदेशी आक्रमण के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा बाबर से हार गए। बाद में राणा ने सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन सामंतों ने राणा को जहर देकर उनकी हत्या कर दी थी। राणा सांगा अपने शौर्य, युद्ध कौशल और उदारता की वजह से इतिहास में नायक के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसीलिए राणा पर समाजवादी पार्टी सांसद के बिगड़े बोल की वजह से राजस्थान समेत देश भर में राजपूत समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और करनी सेना समेत कई संगठन रामजीलाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इससे घटिया कोई सोच और मानसिकता हो नहीं सकती। देश में विभाजनकारी राजनीति की तरफ बढ़ने वाले ये लोग, आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे और उनके अंतिम जो प्राण है उन्होंने युद्ध के मैदान में त्यागे, इस प्रकार के महान योद्धा के बारे में अगर इस प्रकार की कोई बात करता है तो कतई हमें स्वीकार नहीं है। इनको राजस्थान के इतिहास का कोई अनुभव नहीं है, न जानकारी है, उनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। वहीं सालार मसूद के नाम पर मेले को लेकर यूपी में छिड़ी बहस को योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने और हवा दे दी है। राजभर ने मांग की है कि बहराइच में हर साल लगने वाला मेला अब सालार मसूद नहीं बल्कि उसे पराजित करने वाले महाराजा सुहेल देव के नाम पर लगे। बात का प्रमाण है
कि राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने उस सत्ताई को, उस लुटेरे को उस नानपारा के मैदान में दफन कर दिया। तो मेला तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगना चाहिए। हालांकि जिसने औरंगजेब का महिमा मंडन करके इतिहास के किरदारों से जुड़े हालिया विवाद की नींव डाली, यानी एसपी नेता अबू आजमी, वो पहले ही इस मुद्दे पर बैकफुट पर जा चुके हैं। लेकिन आजमी के बाद अब एसपी सांसद के बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को खाद पानी दे दिया है। उधर नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। हिंसा के बाद आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दौरे पर थे, जहां फडणवीस ने दंगा फैलाने वालों के खिलाफ योगी के यूपी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मतलब जिन्होंने दंगा किया उन्हीं से नुकसान वसूला जाएगा और जरूरत पड़ी तो दंगा करने वालों के ठिकानों पर फडणवीस बुलडोजर भी चलाएंगे। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने नागपुर को दंगों की आग में झोंका, तेज हो गई उनके हिसाब किताब की तैयारी। औरंगजेब की कब्र के नाम पर अफवाह और हिंसा फैलाने वालों पर बुलडोजर एक्शन की पारी। सत्रह मार्च की हिंसा और उपद्रव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे तो सबसे पहले आला अफसरों की बैठक की, बवाल की पूरी रिपोर्ट ली। बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि नागपुर में उपद्रव, आगजनी और पथराव करने वाले किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जिन दंगाइयों ने गाड़ियां फूकी हैं, पुलिस पर हमला किया है, महिला पुलिस को छेड़ा है, उनका हिसाब किया जाएगा। अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा में अब तक इस मामले में 104 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 92 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 12 आरोपियों की उम्र 18 साल से कम है, जो अफवाह फैलाने से लेकर सड़क पर उतरकर पथराव करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और उन्हें जलाने में शामिल थे। फडणवीस ने यहां तक कहा कि दंगाइयों से यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर नुकसान भी वसूला जाएगा। जो दंगाई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। इतना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। नागपुर हिंसा की साजिश और अफवाह फैलाने के आरोपियों में हमीद इंजीनियर नाम का एक शख्स भी शामिल है, जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। हमीद पर भी हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि हमीद 17 मार्च को यूट्यूब चैनल के जरिए दुष्प्रचार और लोगों में डर फैला रहा था और मुजाहिदीन के नाम पर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अलग अलग नाम से चंदा मांग रहा था। इसी बीच नागपुर हिंसा में गंभीर रूप से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इरफान अंसारी को 17 मार्च की हिंसा के बीच जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था। कमिश्नर मैडम ने बताई है, मैं यही चाहता हूँ उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको सजा मिलना चाहिए। आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। ये बहुत बुरा हादसा हुआ है मेरे भाई के साथ। नागपुर हिंसा में पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार का एक बयान भी चर्चा में है। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने कहा कि मुस्लिमों को कोई डराए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे एक भरोसा देना है, हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने कहा कि उन्हें अजित पवार के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र में हिंसा की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी, फिर वो चाहे जो भी हो। अजित पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नागपुर में ये हिंसा 17 मार्च को औरंगजेब विवाद पर हुई थी। हालांकि बवाल के 6 दिन बाद भी नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। पुलिस अब भी इन इलाकों में तैनात है जहां हिंसक भीड़ ने पथराव किया था, जमकर आगजनी की थी। और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की। सभी को पता है कि योगी सीएम हैं, केशव मौर्य डिप्टी सीएम, लेकिन आज बीजेपी के विधायक ने मांग उठा दी है कि योगी को दिल्ली में और केशव मौर्य को लखनऊ में होना चाहिए। हालांकि बाद में ये विधायक साहब भी पलट गए, लेकिन विपक्ष को राजनीति करने का मसाला मिल गया, जो उसके लिए काफी था। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल। ये हैं हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश। एक सभा में जब ये मंच पर पहुंचे और सामने माइक आया तो विधायक जी अपने मन की बात कहने के लिए कुलबुलाने लगे, लेकिन इनके मन की बात अब इनके लिए मुश्किलों की गांठ बनती दिख रही है। विधायक श्याम प्रकाश हरदोई में सम्राट अशोक जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विराजमान थे। खुद को मौर्य का सिपाही मानने वाले श्याम प्रकाश मौका देख मक्खन की तरह पिघल गए और मन की बात कह बैठे, और बात भी छोटी मोटी नहीं, सीधे यूपी में सत्ता परिवर्तन की। केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल। श्याम प्रकाश उस समय तो बोल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब एबीपी न्यूज ने उनको फोन मिलाया तो उनके तेवर ढीले पड़ चुके थे। श्याम प्रकाश ने बताया कि इस बयान के लिए खुद केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। बयान को देने से पहले किसी से बातचीत की थी या आपने अचानक ये बयान दे दिया? कोई चर्चा नहीं, अचानक मन में आया बोल दिया। केशव मौर्य से आपकी कुछ बातचीत हुई इस बयान के बाद मंच पर? केशव जी ने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था सार्वजनिक मंच पे। पहले भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में अनबन की खबरें आती रही हैं, लेकिन श्याम प्रकाश के बयान ने पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने इसे दोनों हाथों से लपक लिया। पहले तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां दिखाई पड़ती थी, अब तो मुझे लगता है लखनऊ में भी आपस में ही बहुत दूरियां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जनता सफर कर रही है। आज इनके अंदर आपसी भाईचारा खत्म हो चुका, आपसी मतभेद है, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा बड़े स्तर पर टूटन होने जा रहा है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश सफाई देते फिर रहे हैं कि वो तो सीएम योगी को दिल्ली प्रमोट होता देखना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से विधायक पर कोई बयान अब तक नहीं आया है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पीएम के पद पर रहते हुए आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा है, उसी दिन हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। मोदी उसी दिन पहुंचने वाले हैं। हालांकि पीएम का नागपुर कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पुष्टि कर दी है। और आज ही बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा के बाद संघ ने बीजेपी से उसके रिश्तों को लेकर एक अहम बयान दिया है। एबीपी न्यूज के सवाल पर आरएसएस ने कहा है कि संघ और बीजेपी में कोई ठनी नहीं है। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी संघ ने कहा कि यह बीजेपी का अपना मैटर है, संघ का नहीं।
प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी के संघ मुख्यालय जाने के इस वक्त के क्या मायने हैं, उसे आपको इस रिपोर्ट से समझाने की करते हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे। वर्षों तक घूम घूम कर शाखाओं के विस्तार में लगे रहे, फिर बीजेपी में भेजे गए। 2002 में गुजरात के सीएम और फिर 2024 में भारत के पीएम बने। मोदी ने हाल ही में कहा कि उनके जीवन को दिशा आरएसएस ने दी है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। अब मोदी 30 मार्च को एक बार फिर नागपुर के उसी आरएसएस हेडक्वार्टर में होंगे, जहां वर्षों पहले तक उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में पहली बार होगा जब मोदी आरएसएस मुख्यालय तो क्या, संघ के किसी भी कार्यालय में जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त जब नागपुर में हिंसा हुई है। कुछ हिस्सों में अब भी तनाव है। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। चर्चा है कि जिस कार्यक्रम के लिए मोदी जा रहे हैं, उसके बाद उनकी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच अहम बैठक होगी। मोदी और भागवत आखिरी बार 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त साथ दिखे थे। फिर 2024 का चुनाव हुआ और नतीजे आए। उसके बाद से गाहे बगाहे संघ और बीजेपी को लेकर चर्चा बनती ही रही कि रिश्ते ठीक नहीं है, दरार और दूरियां बढ़ रही हैं। इन्हें ऐसे हवा मिली कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर बढ़ने में सक्षम है। कहा जाता है कि संघ इससे नाराज था और इसीलिए बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। हालांकि नाराजगी की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन संघ की ओर से जैसे बयान आए उन्हें सुनकर दूरियां बढ़ने और आपसी तनाव की खबरें खत्म भी नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री जाएंगे, यकीनन उसके बहुत सारे मतलब मायने निकाले जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे बेंगलुरु से हमारी एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, मुलाकात होगी, संघ के बड़े चेहरों से क्या क्या बात होगी, क्या है एजेंडा, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है नागपुर के पीएम के दौरे को लेकर? जी, ये एक बात आज कंफर्म की गई, इसकी पुष्टि की गई जब हम लोग आरएसएस के कन्वेंशन में थे आज, कि प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है ये न्योता और वो आएंगे नागपुर। एक स्टेज पर मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी काफी समय के बाद चित्रा दोनों साथ होंगे। अब देखिए एजेंडा पे क्या है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका चुनाव पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से रुका हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, सवाल उठे जा रहे हैं। अब ऐसा ये अनुमान ही है सर चित्रा, हम ये बिल्कुल आधिकारिक तरीके से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये अनुमान है कि जब प्रधानमंत्री जी मिलेंगे मोहन भागवत जी से, ऑफकोर्स उस वक्त जब बातचीत होगी तो शायद एक मुहर लगे अगले अध्यक्ष के नाम पर। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं कि अगला अध्यक्ष जो है इनके मुलाकात के बाद ही उसका ऐलान किया जाएगा। 30 तारीख को ये इवेंट है नागपुर में और ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल समझिए या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक आपके पास नया नाम आ जाएगा अध्यक्ष का। तो एजेंडा पे आप समझिए कि ये एक बात तो जरूर रहेगी। दूसरा कि जो खटास आ गई है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस देखिए दोनों साइड, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे या आरएसएस से पूछे, दोनों आपको इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आप उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनसे बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते हैं, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन समझ तो सबको आता है कि जो खटास हो गई है दोनों तरफ के बीच में, उस खटास के
के बैकग्राउंड में उस परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग होगी, तो इम्पोर्टेंट अपने ही तरीके से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या दोनों के बीच में बात होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है चित्रा कि क्या रेशम बाग जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है और जहां ये इवेंट हो रहा है उससे बिल्कुल पास में ही है आरएसएस का हेडक्वार्टर्स, क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, ये बात लगातार लोग कहते हैं कि ये ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो रेशम बाग का दौरा ज्यादा नहीं करते हैं, वहां ज्यादा नहीं जाते हैं, वो रुख करते ही नहीं है, और दोनों के बीच में जो दूरियों की बात हो रही है उसके बीच में ये मुलाकात एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चित्रा। तो देखेंगे क्या निकल कर आता है, लेकिन एक बात समझ में जरूर आ रही है कि अगले अध्यक्ष के ऊपर बातचीत होना ये ऑलमोस्ट तय लगता है। मेघा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगले अध्यक्ष को लेकर भी बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन 27 सितंबर 1925 को हम सब जानते हैं विजयदशमी के दिन किस तरह से आरएसएस की स्थापना हुई और इसी साल वो अपने 100 वर्ष भी पूर्ण करने जा रहे हैं। दिल्ली में जब मुख्यालय इसी वर्ष बना तो कोई बहुत बड़ा धूमधाम नहीं हुआ, साधारण तरीके से उद्घाटन कर दिया गया, हालांकि एक बड़ा ऑफिस है, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या कोई रूपरेखा बन सकती है? क्योंकि 100 साल आरएसएस के खुद युवा प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी सेवाएं दे चुके हैं आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, क्या उसको लेकर भी आगे कोई बातचीत की जा सकती है? क्योंकि आरएसएस के लिए भी एक बड़ा मौका है, उसकी सरकार है, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली सरकार, उसका एक प्रचारक तीसरी बार हैट्रिक लगाकर देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि उसको लेकर भी कोई चर्चा की जा सकती है? चित्रा, मुझे लगता है, देखिए बात ऐसी है कि अभी तक पुष्टि किस बात की हुई है? पुष्टि इसी बात की हुई है कि दोनों स्टेज पर एक साथ रहेंगे और इस इवेंट में शिरकत करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में क्या अलग से कोई मीटिंग होगी या नहीं होगी, इस बात का अभी तक ऑफिशियल तरीके से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। तो मुझे लगता है, और वो भी प्रधानमंत्री का बस एक ही आधे ही दिन का दौरा है, लंबा दौरा नहीं है, तो कोई लंबी मीटिंग जिसमें आप रूपरेखा डिसाइड करेंगे 100 वर्ष की, मुझे तो वो थोड़ा सा अनलाइकली लगता है इस वक्त। मगर जो मैं जो समझ पा रही हूँ वो है कि चर्चा अध्यक्ष को लेके डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ये आरएसएस का 100 साल का क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इस विजयदशमी में आरएसएस अपने 100वें साल में एंटर करेगा, उस पर देखिए इनकी, वैसे तो मैं कहूँ पिछले 1 साल से, चित्रा आप भी जानती, मैं भी जानती, प्लानिंग इनकी बहुत लंबे तरीके से चल रही है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं 100वें साल में। उस पर प्रधानमंत्री जी की कितनी शिरकत होगी, हो सकता है उस पर 2-4 बात हो जाए, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पर आ रही हूँ कि अध्यक्ष पद को लेकर तो मैं समझती हूँ कि एजेंडा पर वही है। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर जानकारी देते हुए अध्यक्ष का उन्होंने जिक्र कर दिया है, तो अब बीजेपी के नए अध्यक्ष की ही बात कर लेते हैं, कौन बनेगा? इसे लेकर संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार से एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने सवाल किया, तो जवाब क्या मिला है, सुनिए। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज से। सर नमस्कार। आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है? क्या समन्वय मीटिंग हुई है? आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं, क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल, जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़ क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है,
जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारस में से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सब। आगे बढ़ते हुए दक्षिण से आई एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चेन्नई में आज परिसीमन पर बीजेपी के विरोधी दलों की मीटिंग हुई। इस बैठक को ज्वाइंट एक्शन कमेटी का नाम दिया गया। परिसीमन पर इस बीजेपी विरोधी मंथन से आकर हासिल क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मेजबान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मेहमानों में केरल के पी. विजयन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार समेत दावे के मुताबिक 7 राज्यों और 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का ये जमावड़ा चेन्नई में हुआ। इस मिलन का एक सूत्री मुद्दा परिसीमन था। परिसीमन यानी देश की लोकसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन और निर्धारण। वो प्रक्रिया जो अभी शुरू हुई नहीं है, जो जनगणना के बाद ही शुरू हो सकती है। लेकिन इससे काफी पहले दक्षिण के राज्यों और खासकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। परिसीमन प्रक्रिया हमारे भविष्य पर बुरा प्रभाव डालेगी। हम अपना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व खो देंगे और ये हमारी सांस्कृतिक पहचान से समझौता हो जाएगा। सामाजिक न्याय प्रभावित होगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया की मांग करते हैं। इसे लेकर स्टालिन की अगुवाई में जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगली बैठक हैदराबाद में होगी। पहली मीटिंग में क्या क्या तय हुआ, पहले उसे देखिए, फिर आपको आगे का सियासी गणित भी दिखाएंगे। स्टालिन के नेतृत्व वाली जीएसी की पहली बैठक में संकल्प पारित हुआ कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को शामिल किया जाना चाहिए। 1971 की जनगणना के मुताबिक संसदीय सीटों की संख्या पर रोक अगले 25 साल के लिए भी जारी रहनी चाहिए। आबादी पर काबू पाने वाले राज्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को संविधान संशोधन करना चाहिए। परिसीमन पर प्रधानमंत्री को इसी सत्र में साझा ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारें विधानसभाओं में संकल्प पारित करेंगी। इस मीटिंग में शामिल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि परिसीमन का फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार परिसीमन के पक्ष में है। यहाँ वो जीतते नहीं है, वहाँ सीटें कम कर रहे हैं। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं, सीटें ऑल दो दे आर इंक्रीजिंग सो फार एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो आवर शेयर इज 2.39%। जबकि सच ये कि बढ़ती आबादी के लिहाज से परिसीमन देश की जरूरत है, जो पहले ही 1976 और 2001 में 25-25 साल के लिए टाला जा चुका है। लेकिन दक्षिण भारत के राजनीतिक दल इसमें और 25 साल की देरी चाहते हैं। खासकर स्टालिन इसके लिए बेहद सक्रिय हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटें घटा देगी, जबकि हिंदी पट्टी के राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो बीजेपी के हित में होगा। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी राज्य की सीटों में कटौती का सवाल ही नहीं है। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में मौत की वजह सुसाइड को बताया गया है। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद हमने देखा था रिया चक्रवर्ती को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हुए थे। बहुत लंबा ये मामला चला था, देश भर में बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे, डिप्रेशन की बात कही गई। फिलहाल अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुदकुशी को मौत की वजह बताई गई है। 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत। बिहार के रहने वाले सुशांत, जिन्होंने बहुत कम वक्त में शानदार कई हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपनी बड़ी पहचान बनाई थी,
वरुण इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, और क्या जानकारी मिल रही है? रिपोर्ट में खुदकुशी को मौत की वजह बताई गई है, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की तरफ से जो मुंबई हाई कोर्ट है उसके अंदर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जिसमें इस पूरे मामले को एक आत्महत्या का मामला बताया गया है। किसी तरह का सीबीआई को अपनी जांच के अंदर इस पूरे मामले के अंदर फाउल प्ले नहीं नजर आया है। 2 केस थे जो कि जिसमें ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें एक केस जो सुशांत के परिवार की तरफ से फाइल किया गया था और एक जो रिया चक्रवर्ती केस है। इन दोनों ही मामलों के अंदर सुसाइड नोट, इन दोनों ही मामलों के अंदर क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है। साथ ही आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर एम्स की जो फॉरेंसिक टीम थी उसने भी जब अपनी जांच आगे बढ़ाई थी तब ये बात किसी भी तरह के फाउल प्ले होने से इनकार किया था। इतना ही नहीं, उस दौरान जो भी सोशल मीडिया पर जो चैट सामने आए थे उनको भी सीबीआई ने एमलेट के जरिए यूएस जांच के लिए भेजा के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। मौत के मामले में यह क्लोजर रिपोर्ट है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसमें कहा गया है कि खुदकुशी के कारण ही उनकी जान गई। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए वरुण आपका। और अब आज का जनहित मंत्र। हम अक्सर कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। सम्मान उन्हें ही दें जो योग्य हैं, उन्हें नहीं जो खुद अपना सम्मान मांगे। तो इसीलिए अपना मोल पहचानिए और जहां जितनी जरूरत हो वहां उतना ही खुलिए। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।